जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अभी आर्ट्स का क्लास शुरू किया है क्लास 10 के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्लास 10 के आर्ट्स में मैं सिविक्स को पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल, और इकोनॉमिक्स का मैंने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करा दिया है। ठीक है बच्चों, आज क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम सिविक्स के नाम से भी जानते हैं, उस पॉलिटिकल साइंस में सत्ता में साझेदारी की क्रिया प्रणाली या कार्य प्रणाली, जिसको हम संघवाद के नाम से भी जानते हैं, इस संघवाद के चैप्टर को मैंने शुरू किया, जिसका जो पार्ट 1 है लेक्चर 1 के नाम से मैंने वीडियो ऑलरेडी बना करके यूट्यूब में डाल दिया है। ठीक है बच्चों, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आपके चैप्टर में है उसको बताया है, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसे मैं आज बताने जा रहा हूं। और अगर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका पार्ट 3 होगा, जिसमें मैं पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा है बच्चों, एक वीडियो में करना मुश्किल है। तो 2 या 3 वीडियो बनेगा। तो पहला तो मैंने डाल दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सत्ता में साझेदारी बता दिया है। ठीक है, उसके बाद शासन व्यवस्था और उसमें जो सत्ता की जो साझेदारी होता है उसके बारे में जिक्र किया है। रंग के आधार पर जो मनुष्य के बीच टकराव की स्थिति बनती है उस पर जिक्र कर दिया। बेल्जियम के बारे में बता दिया है। इन सब चीजों के बारे में सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद सरकार के अंगों के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण, दोनों वितरण को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो इन सभी चीजों का। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघीय व्यवस्था का विशेषता, इसको भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। सत्ता के क्षैतिज वितरण और सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार के 3 अंग होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ा है कि शासन के 2 स्वरूप होते हैं, संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। इसको भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। यानी जब शासन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाए तो उसको हम संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, और जब केवल केंद्र हो, राज्य सरकार ना हो, तो उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं बच्चों। उसके बाद संघीय राज्य और संघीय सरकार के बारे में भी बताया है मैंने आपको। ठीक है, और इन सब चीजों को लेते हुए भारत में जो 8 केंद्र शासित राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उनका भी नाम मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया गया। इनको केंद्र शासित क्यों कहा जाता है ये भी मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। धारा 370 के बारे में भी जिक्र किया, जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से था। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो है, मणिपुर में 371 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी मैंने बताया। और विशेष राज्य के बारे में पूरा विवरण मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता दिया है। उसका सरकार के जो जो शक्ति है, शक्ति का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची के अंतर्गत किया गया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। और उस वीडियो का समापन मैंने केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताते हुए किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, जिससे आपको बेहतर तरीके से इस वीडियो की जानकारी होगी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को समझने आप लोगों को परेशानी होगी, तो फटाफट से जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, तो इसका आपको पूरा बेनिफिट होगा। और मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन आंसर याद करने से पहले अगर आप लेक्चर को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं बच्चों, तो आपका आधा क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। इसलिए कभी भी आप सबसे पहले आपको जो वीडियो होता है उन वीडियो को देखना चाहिए जिसमें लेक्चर दिया गया हो, जिसमें समझाया गया हो लेसन को। उसके बाद आप लेसन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, जब लेसन नहीं पढ़िएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारा वो वीडियो आपको अच्छा लगा हो या ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इससे हम लोगों के अंदर के अलग एनर्जी आती है, हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हम लोगों को एक इच्छा शक्ति जागती है कि हम और ज्यादा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। जो ये वीडियो है इसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं भाषा नीति से। ठीक है, और इससे
चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, भाषा नीति, इंपॉर्टेंट पार्ट है भाषा नीति। ये आपको 11th में भी 12 में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए भाषा नीति क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है बच्चों। सरकार या समुदाय द्वारा भाषा के विकास और संरक्षण और उपयोग आदि के लिए बनाई गई नीति या योजना को भाषा नीति कहते हैं। सरकार भाषा के संरक्षण के लिए, भाषा के विकास के लिए, भाषा के डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां बनाती है, उन नीति को हम लोग कहते हैं बच्चों भाषा नीति। यानी जिसमें भाषा के विकास और भाषा के संरक्षण और भाषा के उपयोग, इन सब चीजों पर बल दिया जाए, उसे भाषा नीति कहते हैं बच्चों। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी भाषाओं को समान अवसर मिले और अपने विकास का मौका मिले। तो भाषा नीति का मेन लक्ष्य है भाषा का संरक्षण करना, भाषा का उपयोग करना, भाषा को बढ़ावा देना, ठीक है, और यह सुनिश्चित करना कि सभी भाषाओं को समान अवसर मिले। मतलब हर भाषा नीति के अंतर्गत सभी भाषाओं को समान रूप से विकास करने का मौका मिलना चाहिए, इसको तय किया गया है। यानी भाषा नीति ऐसे बनाई गई है कि हर भाषा को संरक्षण मिले, हर भाषा का उपयोग बढ़े और सभी भाषाओं को अपने विकास का अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि केवल एक भाषा का विकास हो रहा है, जैसे कि श्रीलंका में है, सिर्फ सिंगली भाषा को के डेवलपमेंट पर सरकार ध्यान दे रही है, अन्य किसी भाषा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि यहाँ के 40% आबादी हिंदी बोलती है। भारत के लगभग 40% आबादी यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगह में हिंदी का प्रचलन है, इसीलिए भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा अन्य भाषाओं के संरक्षण और विकास को भी उपाय किए गए। ये बात नहीं है कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया है तो दूसरे भाषा के विकास का मौका नहीं मिला। जी नहीं बच्चों, दूसरे भाषा के विकास और संरक्षण का ये मौका भारत में दिया गया है। हालांकि 40% लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन दूसरे भाषा के संरक्षण और विकास पर भी पूरा बल दिया गया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी का प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी राज्य अंग्रेजी का प्रयोग करें। देखिए शुरू में जब भाषा नीति बनी थी तो 15 वर्षों के लिए बहुत सारे राज्यों ने विरोध किया कि हम हिंदी नहीं जानते तो कामकाज कैसे करेंगे। तो 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को कामकाज की भाषा बनाई, ठीक है। लेकिन आज भी जो गैर हिंदी भाषी राज्य है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, पंजाब हो गया, ये सब गैर हिंदी भाषी, यहाँ हिंदी का प्रचलन नहीं है। ये गैर हिंदी भाषी राज्य आज भी अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमारे 1990 के आसपास हिंदी का प्रयोग शुरू हो जाना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी जो गैर हिंदी भाषी राज्य है वह इंग्लिश को ही अपने सरकारी कामकाज का भाषा मानते हैं, ठीक है। जबकि हमारे देश में कुछ पीरियड के लिए अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा दिया गया था। अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है और सरकारी कामकाज अगर हिंदी में होता है बच्चों, तो हिंदी का प्रचलन बढ़ेगा। आज हम लोग विदेशी का भाषा अपना रहे हैं, अपने भाषा को भूल रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल भाषा भले इंग्लिश है, लेकिन आज हमारे देश की आबादी लगभग 145 करोड़ है। 145 करोड़ लोग जिस भाषा को बोलेंगे उसे वर्ल्ड को मानना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं है, हम लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। हमारा देश भी कई भाषाओं में टूटा हुआ है, जिसके कारण आज पूरा इंडिया इंग्लिश सीख रहा है ना जी। अगर यह अनिवार्य कर दिया जाए कि पूरा इंडिया अपनी एक भाषा को मानेगा, उसके साथ साथ हिंदी सीखेगा, तो क्या दिक्कत है, हिंदी सीखे पूरा इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन, राजनेता जो होते हैं वो हो गए या क्षेत्रीय नेता हो गए, इन लोगों का जो पॉलिटिक्स है ये खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए वो हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने का विरोध कर रहा है। जैसे आप देखिए ना, मराठी भाषा को लेके महाराष्ट्र में भाषा को लेके मराठियों द्वारा हिंदी भाषी पर अत्याचार किया जा रहा है। उन महाराष्ट्र के लोगों को ये मालूम नहीं है कि अगर यूपी बिहार के लोग उनके एरिया में जाकर काम नहीं करेंगे तो उनकी सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। उनके एरिया में लगभग 75% बैंकों में जो पैसा है हमारे यूपी बिहार के लोगों का पैसा है, जिसे वो लोन में बड़ी बड़ी कंपनियों को देकर अपना डेवलपमेंट करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है, लेकिन देखिए भाषा के आधार पर वहाँ मराठियों के द्वारा हिंदी भाषी पर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है, अवैध व्यवहार होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हम लोगों को समझना होगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। हमारे संविधान में पूछा जा सकता है कि कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है।
और इसके विषय में अनुसूची 22 में चर्चा भी किया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है और अनुसूची 22 में इस पर चर्चा भी की गई है। इन भाषाओं पर चर्चा भी की गई है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 114 प्रमुख भाषा थी। हिंदी और अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहला चीज तो हम लोग जान गए हैं कि 12 भाषाओं को हमारे देश में 22 भाषाओं को हमारे संविधान में जगह मिला है। और 1991 में जब जनगणना हुई थी तो भाषा के बारे में जब सर्वे हुआ तो यह माना गया कि इंडिया में 114 भाषाएं बोली जाती है बच्चों, ठीक है। लेकिन सभी भाषा को तो राजकीय भाषा नहीं बना जा सकता है, तो हिंदी और अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला है। यानी हिंदी मेन भाषा हो गई और कामकाज की भाषा क्या होगी, हमारी अंग्रेजी होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमारी भाषा नीति को डेवलपमेंट किया गया है। और कुछ बातें भाषा नीति के बारे में उसको भी देख लीजिए। 1991 की जनगणना में लोगों ने 1500 से ज्यादा भाषा को अपने भाषा के रूप में दर्ज कराया था। देखिए, 1991 में 114 भाषा की पहचान की गई, लेकिन जब दर्ज करने की बात आई तो 114 नहीं 1500 लोगों ने अपनी अलग अलग भाषाओं को दर्ज कराया था। यानी 1500 लोगों ने संविधान में बोला था कि मेरी भाषा को जगह मिलनी चाहिए। 1500 भाषाओं को, 1500 से भी अधिक। समझ में आ रही है कि भारत में कितनी ज्यादा भाषाएं बोली जाती होगी। 1500 से भी अधिक भाषाओं ने मतलब 1500 से अधिक लोगों ने मिस बोल दिए, कई लोगों ने 1500 से अधिक भाषा को संविधान में जगह देने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें कितने को जगह दिया गया, 114 को, ठीक है, 1991 की जनगणना के अनुसार। लेकिन एक्चुअल में संविधान में 22 ही भाषा का वर्णन किया गया, 114 को पहचाना गया, अब 22 का वर्णन किया गया, ठीक है। लेकिन दर्ज कराने वाले कितने, 1500 से ज्यादा। समझ सकते, 1500 से ज्यादा भाषा इंडिया में है, लेकिन संविधान की नजर में 114 भाषा को महत्व दिया गया, वैल्यू दिया गया, लेकिन ग्रहण किया गया है 12 भाषा को ही संविधान में, ठीक है। अब अगला है, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। अगर कोई आपसे पूछे कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो याद रखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था में मजबूती और अस्थायी लाने के लिए सत्ता में साझेदारी की जरूरत पड़ती है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अस्थायी बने, उसमें मजबूती आए, इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था की जो सत्ता में साझेदारी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर सत्ता में साझेदारी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर राजनीतिक व्यवस्था में मजबूती आएगी और अस्थायीपन आएगा, जिसके कारण हमारा जो पॉलिटिकल क्षेत्र है वह ज्यादा मजबूत होगा, सरकारें गिरेंगी नहीं, सरकारें अस्थायी रहेंगी। समझ में आ गया। सत्ता में साझेदारी इसलिए जरूरी है ताकि अधिक से अधिक सत्ता में हमारी मजबूती आए, सरकार हमारा अस्थायी चले, सरकार बार बार गिरे नहीं। तो इन सब को लेते हुए सरकार सत्ता में जो है साझेदारी या भागीदारी जरूरी है। और दूसरा, आपसी टकराव को कम करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए आज के डेट में तमिल वाला मान लीजिए विरोध कर रहा था, ठीक है, लेकिन तमिल वाले को जगह दे दी कि सत्ता में, तो उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार राजनीतिक में मजबूती लाने के लिए और अस्थायीपन लाने के लिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है, और आपसी टकराव को कम करने के लिए भी सत्ता में साझेदारी जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब सत्ता में साझेदारी के रूप, तो ध्यान दीजिएगा, सत्ता में साझेदारी के 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। जैसे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ है, विभिन्न अंगों के बीच, जिसको 33 बंटवारा कहते हैं बच्चों, जिनमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 मुख्य होता है। यानी कहीं नहीं कहीं सत्ता में साझेदारी के पहले रूप देखने को मिलता है हम लोगों को कि सरकार के अंग 36 बंटवारे रूप में 3 अंगों में बटे हुए, सरकार 3 अंगों में बटा हुआ है, 36 रूप में, कार्यपालिका, व्यवस्था, विधायिका और न्यायपालिका। उसके बाद ऊर्ध्व रूप में या उदग रूप में हम कह सकते हैं, उदग रूप में सत्ता जो है, सरकार जो है, उसका विभाजन हो गया 3 अंगों में। क्या क्या हुआ है मालूम है ना आप लोगों को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय स्वशासन, ठीक है। ये जो है सरकार का विभिन्न अंगों के बीच, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका के बीच 36 बंटवारा होना, या ऊर्ध्वाधर बंटवारा राज्य, केंद्र और स्थानीय स्वशासन के बीच होना, ये भी कहीं ना कहीं सत्ता में साझेदारी को दर्शाता है कि केंद्र को, राज्य को और स्थानीय स्वशासन
तीनों को सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। उसी तरह कार्यपालिका, व्यवस्था, विधायिका और न्यायपालिका को भी मुख्य रूप से सत्ता में साझेदारी दी गई है। विभिन्न समुदायों को सत्ता में, विभिन्न समुदायों का सत्ता में विभाजन, सत्ता में जो है विभिन्न समुदायों को भी बांटा गया है, सत्ता में विभिन्न समुदायों का विभाजन किया गया है और विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के बीच भी सत्ता गलत दिया गया बच्चों, सत्ता का विभाजन। यानी कहीं ना कहीं सत्ता के साझेदारी के चार रूप देखने को मिले कि सरकार का 36 बंटवारा हुआ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। सरकार का ऊर्ध्वाधर बंटवारा हुआ है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय स्वशासन में। और सरकार को विभिन्न समुदायों के बीच भी बांटा गया है। हर समुदाय के लिए सरकार के गठन की व्यवस्था अलग है, नियम और कानून की व्यवस्था अलग की गई है। जैसे मान लीजिए दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और गैर सरकारी संस्थाओं में भी सत्ता का विभाजन किया गया है। सत्ता केवल गवर्नमेंट के काम ही नहीं, सरकारी काम ही नहीं, बल्कि गैर सरकारी काम भी सत्ता के विभिन्न सब लोग जो है वो करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो है, कहीं आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा आ गया, तो लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस सत्ता में साझेदारी के चार रूप देखने को मिलते हैं। अब कुछ चीजें समझते हैं, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है बच्चों। वह शासन जिसमें सभी व्यक्ति को अपने भागीदारी के माध्यम से शासन में जोड़ने का मौका मिले उसे वैध शासन कहते हैं। शासन का वैध रूप क्या हो गया? जिसमें सभी व्यक्तियों को अपनी भागीदारी के माध्यम से, यानी आपका जितना रोल है, आपकी जितनी भूमिका है आपके क्षेत्र में, आपके पार्टी में, उसके अनुसार आपको स्थान मिले, वो वैध शासन कहलाता है। यानी परिवारवाद ना हो, परिवार के लोगों का दबदबा ना हो, आपकी योग्यता के अनुसार, आपके टैलेंट के अनुसार सत्ता में आपको भागीदारी दी जाती है, तो वह कहलाता है बच्चों वैध शासन। यानी वह शासन जिसमें सभी व्यक्तियों को अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन में जोड़ने का मौका मिलता है, उसे वैध शासन कहते हैं। और लोगों का वह समूह जिसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है, लोगों का वह समूह जिसका उद्देश्य होता है राजनीतिक सत्ता हासिल करना, चुनाव लड़ना, शासन में भाग लेना, वह राजनीतिक दल कहलाता है। यानी राजनीतिक उद्देश्य से बना दल राजनीतिक दल कहलाता है। तो एक चीज तो समझ में आ गया, वैध शासन हो गया। वैध शासन क्या है? कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि सभी व्यक्तियों की भागीदारी के माध्यम से शासन में जोड़ने का मौका मिलना, सभी व्यक्तियों को सरकार में मौका मिलना, सभी व्यक्तियों को शासन में मौका मिलना, वैध शासन कहलाता है। और लोगों का वह समूह जिसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है, जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है, जिसका उद्देश्य शासन में भाग लेना होता है, उसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल। यानी राजनीतिक उद्देश्य के लिए बना दल राजनीतिक दल होता है। जब चुनाव में दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, जब चुनाव के समय दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी ना, तो उसको कहेंगे गठबंधन की राजनीति। और जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, तो उसको कहेंगे गठबंधन की सरकार, ठीक है बच्चों। जब दो पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, सिर्फ चुनाव लड़ रही है, तो उसको कहेंगे गठबंधन की राजनीति। लेकिन जब उन दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बना दिया, तो उसको कहेंगे गठबंधन की सरकार, अलायंस गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। तो वैध शासन क्या है, राजनीतिक दल क्या है, गठबंधन की राजनीति क्या है और गठबंधन की सरकार क्या है, ये चारों टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया। अब गठबंधन के बारे में कुछ चीजें देख लेते बच्चों। तो याद रखिएगा, हमारे देश में ना दो गठबंधन थे, पहले दो गठबंधन थे। एक था बीजेपी का गठबंधन बच्चों, और बीजेपी के गठबंधन का नाम है यूपीए, नहीं सॉरी मिस हो गया, बीजेपी के गठबंधन का नाम है एनडीए। और जो कांग्रेस का गठबंधन था बच्चों, उस कांग्रेस के गठबंधन का नाम था यूपीए। हालांकि अब यूपीए नहीं है, यूपी के जगह में आ गया इंडी गठबंधन आ गया बच्चों, ठीक है। तो बीजेपी के गठबंधन का नाम एनडीए है, जिसको फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में कहते हैं उसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग। याद रखिएगा, राजग और एनडीए एक ही चीज हुआ, इंग्लिश नाम में एनडीए हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये बीजेपी का गठबंधन है, जिसका निर्माण 1998 में हुआ था बच्चों, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो ये समझ में आ गया कि बीजेपी गठबंधन का नाम एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जिसका निर्माण 1998 में हुआ था। उसी तरह कांग्रेस ने भी गठबंधन बनाया 2004 में। कांग्रेस का गठबंधन 2004 में बना था, हाँ 2004 में कांग्रेस के गठबंधन का नाम था यूपीए, ठीक है बच्चों। ये जो यूपीए गठबंधन है, यूपीए गठबंधन का निर्माण 2004 में हुआ था,
यूपीए गठबंधन का निर्माण 2004 में हुआ था, जो देखिए 1998 में हुआ आपका जाके एनडीए का निर्माण। ठीक है, जो बीजेपी गठबंधन था उसको देख के कल लास्ट में कांग्रेस ने भी अपना गठबंधन यूपीए गठबंधन बनाया, जो 2004 में बना। यूपीए गठबंधन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको हिंदी में संपर्क भी कहते हैं, यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। लेकिन यूपीए 2024 में बच्चों बंद हो गया, समाप्त हो गया। उसके स्थान पर इंडी गठबंधन बन गया, जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, इंडी गठबंधन। हालांकि इसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया था, लेकिन इस पे विरोध हुआ कि इंडिया गठबंधन नाम रखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप किसी देश का नाम किसी देश के नाम पर अपना गठबंधन का नाम नहीं दे सकते हैं। तो देश के नाम पर इंडिया देश का नाम हो गया, उसके नाम पर गठबंधन का नाम दिया गया, तो लोगों ने इसका विरोध किया। दूसरी पार्टी ने, किसने? दूसरी पार्टी कौन करेगा विरोध? एनडीए ने विरोध किया, बीजेपी ने विरोध किया, क्योंकि इंडी गठबंधन में जितने भी बीजेपी विरोधी दल है सारा का इंडी गठबंधन में है। जैसे कि आप देख लीजिए, कांग्रेस है, आरजेडी है, ठीक है, उसके बाद टीएमसी है, उसके बाद आपको जाके शिवसेना है, ठीक है। इस तरह के ढेर सारी पार्टियां, लगभग 17-18 पार्टी मिलकर इंडी गठबंधन बना है। आपको जाके ये है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, सपा है, एसपी है, सभी पार्टियों ने मिलकर बीजेपी यानी एनडीए के विरुद्ध गठबंधन बनाया, जिसका नाम है इंडी गठबंधन, जो कि 1977 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध में बने पार्टी, जिसका नाम था जनता पार्टी, जिसमें सभी इंदिरा विरोधी पार्टी एक हो गई थी 1977 में, उस पार्टी से भी बड़ा है ये, ठीक है। तो उस समय इंदिरा गांधी को हराने के लिए 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। वो एक पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन ये गठबंधन के रूप में उभरा है, जिसका नाम है इंडी गठबंधन, लेकिन पहले इसका नाम इंडिया गठबंधन था। तो ये बात आप लोगों को क्लियर समझ लेना होगा कि जो बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी और उसके घटक दलों के गठबंधन को एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका निर्माण 1998 में किनके द्वारा किया गया था? क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद 2004 में यूपीए का निर्माण, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का निर्माण कांग्रेस के द्वारा किया गया, ठीक है। लेकिन ये 2024 में बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर इंडी गठबंधन बना, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। और इसमें लगभग सभी एनडीए विरोधी दल शामिल है, ठीक है बच्चों। तो ये गठबंधन क्यों किया जाता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, गठबंधन इसलिए किया जाता है, जब भी देखिए हमारे यहाँ जो पार्टी है ना, हमारी जो भारत की जो व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था, वो बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ ढेर सारे दल है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए 500 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 500 सीटों पे चुनाव हो रहा है, ठीक है बच्चों। 500 सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो नियम क्या है? आधा से एक ज्यादा 251 सीट जो लाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो हमारे यहाँ ढेर सारी पार्टियां, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। इसने लाया 150, इसने लाया 100, इसने लाया 50, इसने लाया 75, ठीक है, इसने लाया 125, ठीक है, 250, 300, 375, 500, 500 हो गया। किसी ने भी 251 सीटें नहीं लाई, क्योंकि जब तक 251 सीट किसी का नहीं पूरेगा और सरकार नहीं बना पाएगा। तो ऐसे में 2 या 3 पार्टी मिल गई, अब मिलकर 251 से ज्यादा सीट दिखा दिया और तीनों ने मिलकर अपनी सरकार बना ली। इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस गठबंधन की सरकार की शुरुआत हमारे यहाँ 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एनडीए बनाकर की गई थी। हालांकि इसके पहले भी गठबंधन था, लेकिन वह गठबंधन इतना कारगर नहीं था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या समझते बच्चों? सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता को एक स्तर पर केंद्रित ना होकर उसके विभिन्न स्तरों के बीच बांटना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी सत्ता किसी एक के पास ना होकर, सत्ता पावर किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के पास ना होकर विभिन्न स्तरों में उसका विभाजन होना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। बच्चों याद रखिएगा, जब सत्ता किसी एक के पास ना होकर उसका विभिन्न लोगों के बीच बंटवारा हो तो उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। केवल केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर सत्ता का बंटवारा करके शासन अच्छा तरह से नहीं चलाया जा सकता। देखिए हमारे यहाँ
सरकारें जो थी दो स्तर पर बटी थी, केंद्र केंद्र सरकार और राज्य। और इस दोनों स्तर पर सरकार बनाने से सरकार अच्छी तरह से नहीं चल पा रही थी, इसीलिए हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत किया गया, ताकि लोकल तक पॉलिटिक्स की जानकारी हो, लोकल तक लोग पहुंचे, लोकल लोगों को यानी ग्राउंड पर उतरे, गांव गांव में जाकर के विकास की भावना को फैलाए। इसीलिए हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि सत्ता केवल केंद्र के पास नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा राज्य के पास भी है और स्थानीय स्वशासन के पास भी अधिकार है शासन करने का। स्थानीय स्वशासन में सत्ता लोगों की भागीदारी का विशाल मंच दिया। स्थानीय स्वशासन ने लोगों को एक विशाल मंच दिया, साधारण लोगों को भी मंच दिया कि वो सत्ता में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव की जानकारियां को समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लोकल लोगों को मतलब गांव के लोगों को कोई मतलब ही नहीं था, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना था ही नहीं गांव के लोगों को। गांव के लोगों को पॉलिटिक्स कब से समझ में आया? जब से मुखिया और सरपंच का चुनाव होने लगा, नगर पंचायत का चुनाव होने लगा। ठीक है बच्चों, यानी कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन ने गांव के लोगों को एक विशाल मंच दिया। क्या चीज के बारे में? सत्ता में भाग लेने के विषय में। विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र लिच्छवी में है, और लिच्छवी कहा थी बच्चों में, हो गया वैशाली। विश्व का सबसे पुराना प्रमाण मिला है कि बिहार के वैशाली में जो लिच्छवी था वहां गणतंत्र थी, वहां चुनाव होता था, वहां जो है शासन केवल राजा के हाथों में नहीं होता था, बल्कि शासन कई लोग मिलकर चलाते थे। ठीक है, लिच्छवी में प्रमाण मिला है कि कोई एक राजा नहीं होता था बच्चों, बल्कि शासन कई लोग मिलकर चलाते थे। यानी गणतंत्र का प्रमाण वैशाली में मिला, वैशाली की लिच्छवी में मिला था बच्चों। यह बिहार में है। यानी इंडिया के लिए गणतंत्र कोई नई व्यवस्था नहीं है बच्चों, इंडिया के लिए गणतंत्र बहुत पुराना है। आप सोच सकते हैं लिच्छवी गणराज्य, जो कि बौद्ध और जैन धर्म के समय से संबंध रखता है, उस समय हम लोगों ने गणतंत्र के बारे में पढ़ा था। इसीलिए लोकतंत्र की जननी कहा जाता है लिच्छवी या वैशाली को। वैशाली को लोकतंत्र और जनतंत्र की जननी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पुराना प्रमाण लोकतंत्र और जनतंत्र का हम लोगों को कहा मिला बच्चों? वैशाली में ही देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी स्पष्ट कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, अतः गांव के लोगों को राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व होना चाहिए और उनको राष्ट्रीय स्वशासन की जानकारी होनी चाहिए। यह स्पष्ट महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए गांव के लोगों को पॉलिटिक्स की जानकारी होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन की जानकारी होनी चाहिए, गांव के लोगों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के अनुच्छेद 40 में दिया गया जगह। जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के या सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। पूछ सकता है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान में कहा दिया गया जगह बच्चों? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या नीति निर्देशक सिद्धांत से, और इसी में अनुच्छेद 340 को जगह दिया गया है। और महात्मा गांधी के सपने को साकार करने की कोशिश की गई है कि गांव के लोगों को भी राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व होना चाहिए, और इसके लिए राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन की जरूरत है। ये बात महात्मा गांधी ने स्पष्ट पहले भी कह दिया था। और याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई थी, महात्मा गांधी के नाम को सम्मान देने के लिए, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। और इस समिति की अनुशंसा करने वाले थे बलवंत राय मेहता समिति। यानी पंचायती राज की शुरुआत इंडिया में, भारत में विधिवत 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज प्रणाली से है। ठीक है, यह किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई?
तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत की गई। कहाँ शुरू हुआ पहला पंचायती राज, कहाँ बना? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है बच्चों, अब अगर हमने बात करें, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए यह बात कह दी थी कि पंचायतों का गठन 3 स्तर पर होना चाहिए। ग्राम स्तर पर पंचायत या ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पहला बात उन्होंने कह दिया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब गौर क्या करना हम लोगों को कि पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था, देखिए हम लोगों ने ये क्लियर समझ लिया कि सबसे पहले विधिवत पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर पूरे देश की बात, बलवंत राय मेहता समिति ने यह बात कर दिया था कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वह 3 स्तरों पर होना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का व्यवस्था होना चाहिए, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति जिसको क्षेत्रीय समिति कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद। पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए 1991 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। यानी पूरे देश में समान रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, इसके लिए संविधान में 73वां संशोधन करके एक विधेयक यानी कानून संसद में, सदन में पास की गई, संसद में पास की गई, जिसे 1993 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया। और इसको संविधान में एक नया भाग बना दिया गया जिसको नाम दिया गया भाग 9, उसमें जोड़कर पंचायती राज अधिनियम को शामिल किया गया। यानी पंचायती राज अधिनियम पूरे भारत में एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था चले, इसके लिए 1991 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया और एक कानून को लाया गया, एक विधेयक को सदन में, संसद में पेश किया गया। उस विधेयक को 1993 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मंजूरी मिल गई और मिलने के बाद वो एक कानून बन गया। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, जब तक लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पारित नहीं होगा तब तक वो कानून का रूप नहीं ले पाएगा। तो 1993 में वह विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया और 91 में पेश किया गया। 2 साल तक डिस्कशन चला, सोच सकते हैं। उसके बाद वह विधेयक पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और जोड़ करके एक अधिनियम बना दिया गया। उस अधिनियम को नाम दिया गया पंचायती राज अधिनियम, जिसको संविधान के भाग नंबर 9 में नया भाग बनाया गया। एक नया भाग, नया टॉपिक है बन गया संविधान में, इसका नाम दिया गया भाग 9। ठीक है, यह अनुच्छेद 13 वाला एक नया अनुच्छेद 243 बीच में रखा गया है। याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि समरूपता लाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ संविधान में? 73वां संशोधन हुआ। या 73वां संशोधन क्यों हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था में समरूपता लाने के लिए 1991 में 73वां संशोधन हुआ था। ठीक है, जिसमें विधेयक को सदन में पेश किया गया था, जिसे 1993 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद कानून का रूप दे दिया गया और संविधान के भाग 9 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 13 का एक नया अनुच्छेद 243 बीच में रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना नहीं ध्यान देना है, आप लोगों को ध्यान देना कि पंचायती राज व्यवस्था को कब सदन में पेश किया गया और कब लागू किया गया। अब हम लोग पढ़ लेते ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब होती है गांव की पंचायत। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में ग्राम पंचायत की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है। ठीक है, यानी बिहार में स्थानीय स्वशासन के रूप में जो पहला चीज होता है वो होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, उसके बाद ये गांव के लिए होता है और शहरों के लिए होता है नगर पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के 3 अंग होते हैं, आप लोगों को मालूम है। गांव में जो स्थानीय स्वशासन होता है उसमें 3 अंग होते हैं, ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पे आपको पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। तो याद रखिएगा पंचायत का गठन होता कैसे है,
इस चीज को समझिएगा। तो पंचायत का गठन करने के लिए सबसे पहले उसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है, और लगभग 7,000 की आबादी में लगभग औसत एवरेज जो आबादी माना गया 7,000 माना गया है। लगभग 7,000 की आबादी में ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जो ग्राम पंचायत है वो सबसे निचले स्तर की संस्था है। किसी भी राज्य में ग्राम पंचायत जो है वो सबसे निचले स्तर की संस्था होती है, क्योंकि सबसे ऊपर होता है केंद्र, ठीक है, उसके नीचे होता है राज्य, और सबसे नीचे होता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा 7,000 से कम आबादी वाले राज्य में, 7,000 से कम पॉपुलेशन वाले क्षेत्र में ग्राम पंचायत की स्थापना, 7,000 से कम बोल दिए, 7,000 एवरेज 7,000 की पॉपुलेशन में ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। ठीक है, हर 7,000 की पॉपुलेशन में ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। लगभग 7,000 की आबादी में बच्चों ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। और ग्राम ये हम लोग पढ़े गठन पढ़ रहे कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। तो आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए ग्राम पंचायत की सीमा का निर्धारण लगभग 7,000 की पॉपुलेशन में किया जाता है। 7,000 से कुछ ज्यादा कुछ कम हो सकता है, अप्रोक्स 7,000 होना चाहिए। और उसके बाद पंचायतों को वार्ड में बांटा जाता है। एक वार्ड में 15 से 16 पंचायत एक पंचायत में 15 से 16 वार्ड रह सकते हैं बच्चों, यानी 15 से 16 वार्ड मिला के एक पंचायत को बनाया जाता है। और एक वार्ड का पॉपुलेशन लगभग 500 होनी चाहिए। यानी सबसे पहले समझ लीजिए कि 7,000 के आसपास की पॉपुलेशन में एक पंचायत बनता है, एक ग्राम पंचायत बनता है, जिसको हम लोग 15 से 16 वार्डों में बांटते हैं। एक वार्ड की पॉपुलेशन आबादी लगभग 500 के आसपास होती है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है, और उसकी सहायता के लिए उप मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, हेड कौन होता है, मुखिया होता है। उसकी सहायता के लिए कौन होते हैं बच्चों, उप मुखिया होते हैं। हर ग्राम पंचायत में मुखिया ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, और उप मुखिया ग्राम पंचायत के का जो मुखिया होता है उसकी अनुपस्थिति में काम करते हैं। अगर मुखिया कहीं चले गए तो काम की देखभाल उप मुखिया द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, पंचायत में सरकार की ओर से पंचायत सेवक की नियुक्ति होती है। प्रत्येक पंचायत में सरकार की ओर से मदद करने के लिए पंचायत सेवक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, पंचायत सेवक को हम लोग ग्राम पंचायत का सचिव के नाम से भी जानते हैं, जो पंचायत के कागजों की देखभाल करता है। पूरे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखने का काम सचिव का आता है। और सचिव की नियुक्ति याद रखिएगा सरकार के द्वारा होती है। देखिए, मुखिया का जो गठन है, चुनाव जो है वो वोट के द्वारा होता है, वोटिंग के द्वारा होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें समझ में आ रही है हम लोगों को कि 7,000 के पॉपुलेशन में एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत 15 से 16 वार्ड में होता है। एक वार्ड 500 आबादी की होती है। पंचायत का मुखिया जो है वह प्रधान होता है, मुखिया हेड होता है, उसकी सहायता के लिए उप मुखिया होते हैं। और पंचायत में सरकार की ओर से पंचायत सेवक की नियुक्ति होती है, जिसको सचिव कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। बिहार पहला राज्य है जहां 2006 में पहली बार महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बच्चों, कितना आरक्षण दिया गया, 50%। यानी महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में दिया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। वोट के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वोट डालते हैं, और वोट डाल करके ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं उनका चुनाव करते हैं। ठीक है बच्चों, और बिहार में पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था 2006, मतलब बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 50% आरक्षण दिया गया है। तो ये क्लियर हो गया कि बिहार में सबसे पहले 2006 में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया। वो भी 1-2% नहीं, 10-15% नहीं बच्चों, सीधे 50%। यानी बिहार में अगर चुनाव होती है तो आधी महिला और आधे पुरुष चुनाव में हिस्सा लेते हैं। आरक्षित रहता है कि इस क्षेत्र से महिला ही उठेगी। अगर 100 क्षेत्र है तो 50 क्षेत्र से महिला ही खड़ा होगी, ये फिक्स है हर क्षेत्र में, चाहे वो मुखिया का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे सचिव बोल दिया, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे आपको जाके वार्ड काउंसिलर हो, सब में 50% महिलाओं को स्थान दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया।
और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे काउंसलर हो, सबकी चुनाव वोटिंग के द्वारा गुप्त मतदान के रूप से होती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पंचायत काम क्या क्या करता है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का पहला काम है पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना और बजट बनाना। यानी पंचायत का विकास कैसे होगा, तो इसके लिए 1 साल का बजट और प्लानिंग करने का काम कौन करती है? पंचायत करती है। यानी पंचायत के विकास के लिए 1 साल के लिए वो बजट बनाती है, 1 साल के लिए योजना बनाती है। कौन बनाती है बच्चों? वो बनाती है ग्राम पंचायत की। उसके पंचायत में क्या बनेगा? रोड बनेगा, सड़क बनेगा, नाला बनेगा, बिजली का व्यवस्था होगा। इन सब चीजों का निर्णय लेने का अधिकार किसको है? ग्राम पंचायत को है। उसके बाद पंचायत में सड़क और नालों का व्यवस्था भी ग्राम पंचायत करती है। यानी कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत जल निकासी की व्यवस्था करती है। जल एरिया में जाम ना हो, जल कैसे निकलेगा, यातायात की सुविधा कैसी रहेगी, इन सब की देखरेख कौन करती है बच्चों? ग्राम पंचायत करती है। शिक्षा के विकास में भी ग्राम पंचायत का काम होता है बच्चों। जैसे शिक्षकों की नियुक्ति करना, शिक्षकों की गुणवत्ता का जांच पड़ताल करना, स्कूल का निर्माण में सहयोग करना, ये सारे काम ग्राम पंचायत करती है। वही अचानक मुखिया हो या सरपंच हो या वार्ड मेंबर हुआ, स्कूल में जाके अनुशंसा भी कर सकते हैं, जांच पड़ताल भी कर सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। प्राकृतिक आपदा के समय सहायता करने का काम भी ग्राम पंचायत का होता है। अचानक बाढ़ आ गई, आग लग गया, भूकंप आ गई, इन सब चीजों के समय, इन सब के समय ग्राम पंचायत लोगों के साथ खड़ी रहती है। सड़कों के किनारे रोशनी की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत करती है। सड़कों के किनारे रोशनी की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत करती है। और सामुदायिक कार्यों में सहयोग भी ग्राम पंचायत करती है। जो सामुदायिक काम होता है, जो पूरा ग्रुप का काम होता है, इनमें भी ग्राम पंचायत सहयोग करती है। तो कुल मिला के पंचायत का विकास का बजट बनाना ग्राम पंचायत का काम है। सड़क और नाली का विकास करना ग्राम पंचायत का काम है। शिक्षा का विकास करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, शिक्षकों की गुणवत्ता का जांच करना, स्कूलों के निर्माण में सहयोग देना, विपदा में लोगों की सहायता करना, सड़कों के किनारे रोशनी की व्यवस्था करना, सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना, ये सारे के सारे काम ग्राम पंचायत के हैं बच्चों। इसके अलावा ग्राम पंचायत को कुछ शक्तियां भी दी गई है, कुछ पावर भी दिया गया है। जैसे स्थानीय कर और शुल्क को लगाना, वो लोकल एरिया में टैक्सेस लगा सकती है। टैक्स क्या लगेगा, ठीक है, उसको लगाती है, उसको एकत्र भी कर सकती है। ये शक्ति दी गई है कि आप स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगा करके उस टैक्स को उठा भी सकते हैं। मेला, मेला हो गया, हाट हो गया, हाट समझते हैं ना, हाट बाजार जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, मेला हो गया या फिर हाट हो गया, हाट हो गया। और वाहनों के निबंधन पर भी वह कर लगाती है। मेला में कर लगाती है, हाट बाजार में कर लगाती है। जो लोकल में गाड़ियां, टेम्पू टेम्पू हो गया, रिक्शा हो गया, ये सब जो चीज चलती है उस पर वो टैक्स लगाती है। सरकार के कार्यों को का कार्यान्वयन करना, कोई सरकारी योजना आई है, उस योजना को ग्राम पंचायत में लागू करने का काम भी पंचायत के मुखिया का होता है बच्चों। सरकारी संपत्तियों का रखरखाव करना भी ग्राम पंचायत का काम है। अगर आपके गांव में कोई स्कूल है, कोई भवन है, सरकारी स्कूल है, सरकारी भवन है, अस्पताल है, इन सब चीजों का देख रेख करना कि कोई इसको नुकसान न पहुंचाए, ये काम भी किसका है? ग्राम पंचायत का है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान भी प्राप्त करती है। सरकार से अनुदान भी लेती है, सरकार से पैसा दान के स्वरूप पंचायत के विकास के लिए सरकार से वह अनुदान भी लेती है। अनुदान मतलब राशियां जो पंचायत के विकास के लिए दिया जाता है। और ग्राम सभा की योजना को मंजूरी भी देती है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का जो योजना है उसको मंजूरी देने का काम भी ग्राम पंचायत का है। जन्म दर, जन्म का, मृत्यु का और विवाह का पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना, आप लोगों ने सुना होगा ना, जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जिस तरह जन्म प्रमाण पत्र बनता है उसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र भी होता है, जिसको पंजीकृत करने का काम ग्राम पंचायत का है। और पंचायत के विकास के लिए योजना बनाना, ये सारे काम की शक्ति जो है, इन सब चीजों का पावर जो है ग्राम पंचायत को दिया गया है कि वह इन सब चीजों पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। अब एक टॉपिक आता है कि ग्राम पंचायत को आमदनी किससे होती है, उसकी आय का सोर्स क्या है। तो देखिए, ग्राम पंचायत को आमदनी होती है वाहनों के निबंधन पर। अगर आपके एरिया में कोई वाहन आया है, कोई गाड़ी आया है, कोई कार आया है, उससे जो टैक्स मिलता है, उसका जो निबंधन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उससे उसको आमदनी होती है। तीर्थ स्थान, मेला वगैरह लगा करके, बाजार वगैरह लगा करके वहां होने वाला व्यापार, बिजनेस से, पेशा से,
इन सब चीजों से उनको आय प्राप्त होता है। आपके एरिया में ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बिकेगी तो उसका टैक्स सरकार के घर में जाएगा, उसका हिस्सा आपके क्षेत्र में आएगा। आपके एरिया में कोई तीर्थ स्थान है, उससे जो दुकानें वगैरह वगैरह लगेंगी उसका टैक्स आपके पास आएगा। कोई मेला है, बाजार है, इसका टैक्स आपके पास आएगा। व्यापारियों पर टैक्स लगा सकता है वो, व्यापारियों पर, पैसा पर टैक्स लगा करके जो आमदनी होती है उस आमदनी से वो ग्राम पंचायत का खर्चा निकाल सकता है। इसके अलावा दूसरा और सबसे मेन चीज है ग्राम पंचायत का खर्चा निकालने का या ग्राम पंचायत के आय का, वह है राज्य वित्त आयोग के द्वारा अनुदान मिलना। यानी राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है वह अनुदान ही मुख्य रूप से ग्राम पंचायत की आमदनी का सोर्स होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ग्राम रक्षा दल। हर गांव में एक ग्राम रक्षा दल का समूह होता है बच्चों। ग्राम रक्षा दल, दल बोलने का मतलब होता है ग्रुप, और ग्राम रक्षा दल बोलने का मतलब होता है गांव की रक्षा करने वाला ग्रुप। यानी गांव में ग्राम रक्षा दल होता है। ग्राम रक्षा दल जो है ना, गांव की पुलिसिया व्यवस्था है, गांव का पुलिस है, गांव का पुलिस है ग्राम रक्षा दल, जिसकी नियुक्ति मुखिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, ग्राम रक्षा दल गांव का पुलिसिया व्यवस्था है जिसमें 18 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र के लोगों को, युवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, ग्राम रक्षा दल का जो नेता होता है उसको दलपति कहते हैं। ग्राम रक्षा दल के नेता को दलपति कहते हैं। इसका काम गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करना है और गांव की रक्षा करना है। तो क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्राम रक्षा दल गांव की पुलिसिया व्यवस्था होती है जिसमें 18 से 30 वर्ष की उम्र के लोग शामिल होते हैं। इसका नेता दलपति कहलाता है और इसका काम होता है गांव में शांति और रक्षा व्यवस्था को स्थापित करना। यानी अगर आपका यहाँ गांव में कोई प्रोग्राम है तो मुखिया वहां से आपको ग्राम रक्षा दल का टीम भेज देगा जो उसका देखरेख करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राम रक्षा दल के कुछ काम हो गए। अब आते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा को देख लेते हैं बच्चों। ग्राम सभा क्या है? गांव में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का बैठक मुखिया को बुलाना पड़ता है। मुखिया को वर्ष में 4 बार, वर्ष में कम से कम 4 बार गांव के ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से वो अधिक उम्र के सभी लोगों को बुला करके उसको मीटिंग करना पड़ता है। इसी मीटिंग को ग्राम सभा कहते हैं। यानी ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग। ठीक है, यह एक तरह से गांव की व्यवस्थापिका है जो गांव के संबंध में नियम कानून बनाती है। इसी मीटिंग में, इसी सभा में लोग गांव के विषय में, गांव के नियम कानून के विषय में डिस्कशन करते हैं और इस मीटिंग में गांव के विकास के नियम को बनाया जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा में गांव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, मुखिया को साल में कम से कम 4 बार ग्राम सभा करनी पड़ती है। ग्राम सभा गांव की व्यवस्थापिका है, जैसे कि ग्राम रक्षा दल गांव की पुलिसिया व्यवस्था है, ग्राम सभा गांव की व्यवस्थापिका है। यहीं पर गांव के विकास के लिए नियम बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये अंतिम टॉपिक आज पढ़ेंगे। ठीक है, अंतिम टॉपिक, इसके बाद भी आपको पढ़ाते हैं हम। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद अभी और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये ग्राम कचहरी क्या करते हैं? ग्राम कचहरी नहीं, इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो हमको लगता है लगभग 1 घंटा का हो जाएगा। ज्यादा लंबा होने से आप लोगों को वीडियो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। वीडियो पढ़ने में नहीं, सॉरी, वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा। गलती से पढ़ना निकल गया है, आपको वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा क्योंकि देखिए कोई वीडियो 1 घंटा से 1.25 घंटा का एनफ हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस पार्ट को हम आज यही खत्म करेंगे। इसके बाद आप लोगों को नगर पंचायत के बारे में आएंगे, जिसको हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देंगे बच्चों। तो 3 वीडियो हमारा बनेगा, 3 लेक्चर बनेगा, जिसमें लेसन 2 को हम लोग बेहतर तरीके से समझ लेंगे। ग्राम कचहरी के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम कचहरी जो है बच्चों, वह ग्राम पंचायत का एक अदालत है। यहाँ न्यायिक कार्य होता है। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत का ये एक न्यायालय है बच्चों, अदालत है, जहां पर गांव के मामलों का फैसला किया जाता है, गांव के मैटर का फैसला किया जाता है। यानी कहने का मतलब गांव में के न्यायिक कार्य ग्राम कचहरी में की जाती है। ठीक है, अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी होगा। अगर ग्राम पंचायत है बच्चों तो ग्राम कचहरी भी होगा। ठीक है, और जिसके सदस्य का निर्वाचन मतदान द्वारा होता है। सेम प्रोसेस है, जो मुखिया के निर्वाचन का प्रोसेस है, ग्राम पंचायत के निर्वाचन का प्रोसेस है, वही ग्राम कचहरी यानी सरपंच के निर्वाचन का भी प्रोसेस सेम है। सेम वही 7,000 की आबादी में, क्योंकि पंचायत है
एक पंचायत है तो पंचायत बन रहा है 7,000 की आबादी में लगभग, तो ग्राम कचहरी के लिए भी 7,000 की आबादी में चुनाव होता है। प्रत्येक वार्ड जो होता है 500 में ग्राम पंचायत के लिए होता है, तो ग्राम कचहरी के लिए भी वही वार्ड में चुनाव होता है। ठीक है, यानी वही 500 के वार्ड में 500 की आबादी में एक वार्ड होता है जिस वार्ड से पंच चुने जाते हैं। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में वार्ड से जो चुना जाता है उसको कहते हैं वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य। ठीक है, और जो कचहरी के लिए चुना जाता है उसको कहते हैं पंच। क्या कहते हैं? पंच। यानी जो मेरा 15 से 17 वार्ड है तो 15 से 17 पंच भी होंगे हमारे यहाँ। सरपंच जो है वो ग्राम कचहरी का अध्यक्ष यानी प्रभारी होता है। जैसे ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी प्रभारी मुखिया होता है, तो ग्राम कचहरी का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? सरपंच होता है, जो दीवानी और फौजदारी यानी लड़ाई पीट का और जमीन का, फौजदारी को में लड़ाई पीट झगड़े का मीटर रखा गया और जमीन का मीटर दीवानी वाले में रखा गया। तो ग्राम कचहरी जो है दीवानी और फौजदारी यानी लड़ाई के मैटर को और जमीन के मैटर को दोनों का सुनवाई कर सकती है। सरपंच अधिक से अधिक 10,000 रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकता है, बट अब ये बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पहले 10,000 था, अब ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उस इतना तक की सुनवाई वह कर सकता है। ठीक है, और ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र होता है बच्चों। सरकार की तरफ से एक वकील को नियुक्त किया जाता है जिसको न्याय मित्र कहते हैं बच्चों, और न्याय मित्र का काम सरपंच को सहयोग करना होता है। इसके अलावा जैसे ग्राम पंचायत में सचिव होता है, उसी तरह ग्राम कचहरी में न्याय सचिव होता है बच्चों, जो ग्राम कचहरी के कागजातों की देखभाल करता है। यानी ये जो न्याय मित्र और न्याय सचिव है, इन दोनों की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है बच्चों। सरकार इसको नियुक्त करता है, लेकिन सरपंच की नियुक्ति चुनाव के द्वारा होती है। ठीक है, और ये न्याय मित्र का काम होता है सरपंच को कानूनी सलाह देना, क्योंकि सरपंच जो बना है वो तो कानून पढ़ के आया नहीं है, उसको कानूनी सलाह देने का काम न्याय मित्र का होता है। और न्याय सचिव का काम होता है सरपंच के कागजों की देखभाल करना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा जो ये वीडियो है ये यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो बच्चों, तो हमारे चैनल जिसका नाम है अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। इससे हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हम लोगों के अंदर एक एनर्जी आती है ताकि हम वीडियो बेहतर तरीके से बनाएं। और आप लोगों का जो लाइक है, आप लोगों का सब्सक्राइब है, यही हम लोगों के लिए एक तरह से उपहार स्वरूप हम लोगों के लिए होता है बच्चों। यही हम लोगों के मेन जो है वीडियो बनाने का साधन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपनी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।